एक लड़की है जिसकी अभी अभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से शादी होती है। शादी से लड़की खुश भी होती है, उसके घर वाले भी कहते हैं कि लड़की की इच्छा से ही ये शादी हुई है। फिर अचानक वो वक्त आता है जब उसका घर वाला 1.5 महीने बाद ही गायब हो जाता है और वो किसी को नहीं मिलता। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं शाद टॉक्स। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे सनसनीखेज केस की जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया था, और मैं उम्मीद करता हूं ये केस आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर देगा। ये बात है महाराष्ट्र की, जहां पर एक घर के अंदर एक लड़के की और लड़की की शादी होती है और इस शादी से दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। मतलब लड़की के घर वाले कहते हैं कि लड़की भी लड़के से बहुत खुश है और लड़के के घर वाले भी यही कहते हैं कि लड़का भी बहुत खुश है। फिर अचानक एक दिन आता है जब लड़का अपनी बीवी से कहता है कि आओ मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलता हूँ, उससे पहले हम तुम्हारी बहन के यहाँ चलेंगे। मैं तुम्हें सुबह में वहां छोड़ दूंगा, शाम को काम से वापस आते वक्त मैं तुम्हें फिल्म दिखाकर घर ले जाऊंगा। वो लड़का 6 से 9 के टिकट बुक किए होता है। जब ये लड़के ऑटो में से उतरते हैं अपनी इस अपनी बीवी की बहन के यहाँ इसको छोड़ने के लिए, वहीं पर उसे एक उसका दोस्त आवाज देता है, ओ हेलो भाई, मैं हूँ। वो लड़का उसे देखता है एकदम से और पीछे मुड़कर उससे मिलने चला जाता है और बीवी से कहता है, आगे जाकर लेफ्ट वाला घर तुम्हारी बहन का ही है, वहां चली जाओ तुम, मैं शाम को आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। ये सुनकर बीवी भी चल पड़ती है आगे और वो लड़का अपने दोस्त के साथ जाता है मिलने। उसके बाद में वो लड़का नहीं मिलता। शाम होती है। जिस लड़के के घर पे वो लड़की गई हुई होती है अपनी बहन के यहाँ पर, वहां जाने के बाद में उसका दिल जरा सा भी नहीं घबराता कि मेरे हस्बैंड अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसकी बहन और बहनोई पूछते पूछते पागल हो जाते हैं कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। वो कहती है वो शायद काम पर चले गए होंगे, अभी आने वाले होंगे। उनका फोन ट्राई किया जाता है लेकिन उनका फोन नहीं मिल पाता। इस सब को सोचते हुए और देखते हुए लड़के के घर पर बात जाती है, यानी बहू के ससुर साहब सारे में ढूंढते हैं। उस लड़के का छोटा भाई होता है, वो उसको ढूंढता है लेकिन लड़का कहीं भी नहीं मिल पाता। पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो लड़के के घर वाले उसकी रिपोर्ट लिखाने उसके पुलिस स्टेशन जाते हैं। अपने इलाके के करीबी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाकर वो कंप्लेंट देते हैं कि हमारा लड़का कल सुबह अपनी पत्नी के साथ घर से गया था लेकिन अभी तक अपने घर लौटकर नहीं आया होता है। इस सब के बीच ये हमारा किटन है गाइस, जो कि थोड़ा वीडियो बनाते में ना डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको अभी अभी यहाँ पर रख देता हूँ। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब लड़के के घर वाले उसके खिलाफ रिपोर्ट देते हैं कि हमारा लड़का मिल नहीं रहा है, हमारा लड़का खो गया है, अपनी बीवी के साथ घर से गया था और जब से वो लापता है। अब इस सब को सुनते हुए पुलिस उसकी बीवी को थाने बुलाती है, उससे पूछताछ में पूछती है कि जब लड़का तुम्हारे सामने से गया था तो क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा था, कौन सा दोस्त है उसका। तो लड़की कहती है, नहीं मैंने मुड़कर नहीं देखा था कि उन्हें किसने आवाज दी है, बस उन्होंने मुझसे कहा होता है तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगा और मैं सीधी अपनी बहन के यहाँ पर आ जाती हूँ। इस सबको सुनते हुए पुलिस को इस लड़की पर शक होता है कि आखिर कोई आवाज दे पीछे से तो कोई मुड़कर तो जरूर देखेगा, लेकिन इस बात को यहीं पर दबा दिया जाता है। पुलिस अपनी खोजबीन में लग चुकी होती है। सारे शहर के अंदर इस लड़के के पोस्टर छपवा दिए जाते हैं। गली गली पुलिस ढूंढती है उस लड़के को और घर वाले भी सारे जहां ढूंढते हैं। इस बीच सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि लड़की जो होती है जिसका पति गुम हुआ होता है, इस पर उसके गुम होने का जरा सा भी असर नहीं पड़ता है। ये घर आती है, ना ये रोती है ना ये किसी को कुछ बताती है, खामोशी के साथ अपने कमरे में जाती है और चुपके चुपके थोड़ा सा खाना खाती है। खाना खाते हुए इसका देवर इसको देख लेता है, जिसे बहुत अफसोस होता है और ये बहुत ज्यादा ताज्जुब में आता है कि यार जिसका पति गुम हो गया हो वो आखिर खाना खाए चुपके चोरी से। ये बात थोड़ी अजीब होती है। उसके कुछ घंटे बाद ही वो लड़की आराम से सो जाती है। सारा घर परेशान है, सारा मोहल्ला लड़के को ढूंढ रहा है और ये लड़की आराम से सो जाती है। ये चीज उसके घर वालों को थोड़ी सी हैरत अंगेज करती है।
इस चीज को लेकर इनके घर वाले तुरंत पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें ये सब कुछ बताते हैं। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज कर देने वाली बात ये थी कि लड़की के पास ना ही उसके पीहर में कोई मोबाइल फोन होता है और ना ही उसके ससुराल में। अगर पुलिस ये अंदाजा लगाए कि लड़की ने ही इसको किडनैप कराया हो, तो वो किस तरह इसको किडनैप करा सकती है। आखिरकार लड़की के घर वाले इनके घर पर पहुंच जाते हैं, अपनी बेटी के ससुराल। वहां जाकर वो लोग काफी ड्रामा करते हैं कि आपने पुलिस को मेरी बेटी के खिलाफ क्या क्या बातें बताई हैं। इस सब को सुनते हुए जो लड़के के घर वाले होते हैं बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। यार बेटा भी हमारा गया है और हम कुछ कहें भी ना किसी से। शक की बुनियाद पर अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो इस लड़की को क्या दिक्कत है। वहीं इस कहानी के अंदर एक मोड़ आता है। इस लड़के का जो मोबाइल फोन होता है उसके अंदर किसी ने सिम डाला होता है। सिम डालते ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है और पुलिस उसके पास कॉल करती है। पुलिस कहती है, हेलो, हम इंस्पेक्टर राजेश बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं। इतना सुनते ही ये लड़का जिसने कॉल उठाई होती है वो कॉल काट देता है। पुलिस को इस पर शक होता है, इसकी लोकेशन वगैरह निकाली जाती है, इसके एड्रेस पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस इस लड़के के एड्रेस पर पहुंचती है तो पुलिस को देखते ही वो लड़का डर जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो। वो समझ जाता है कि पुलिस मेरे पास इसीलिए आई है। कहते हैं, तूने हमारी कॉल क्यों काटी? क्या हम पागल हैं? क्या हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें? तुम जैसे बेवकूफों की वजह से हमें यहाँ तक आना पड़ा। पुलिस वालों से जब वो ये बात कहता है कि मुझे ये फोन मिला था कहीं पर पड़ा हुआ, मैंने ये फोन न चुराया है ना मेरा इस केस से कोई इन्वॉल्व है। पुलिस कहती है, तुम्हें ये फोन चुरा हुआ मिला था, तुमने इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो वो डर जाता है और माफी तलाई मांगता है। उसकी बीवी भी कहती है, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका फोन है। तब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर एक जवान लड़का अपने दोस्त से मिलने के लिए पीछे मुड़ता है और उसका कोई पता ही नहीं लगता। अब इस सब को देखते हुए केस को 3 साल गुजर चुके हैं। 3 सालों के भीतर ये जो लड़की होती है ये अपने मैके चली गई होती है, अपने ससुराल वालों से बहुत ज्यादा लड़कर। पुलिस परेशान है कि आखिर ये लड़का गया तो गया कहाँ। इस बीच पुलिस को जो सबसे ज्यादा शक रहता है वो सिर्फ इसकी पत्नी पर ही रहता है। इस लड़के की पत्नी रहती है, पुलिस को सिर्फ और सिर्फ उसी पर शक रहता है। अब पुलिस अलग अलग तरीके से इस लड़की से सच उगलवाना चाहती है कि आखिर किसी तरह ये अपना गुनाह कबूले, क्योंकि इस लड़की के ही अंदर राज छुपे होते हैं उस लड़के को लेकर। लेकिन ये लड़की इतनी शातिर और इतनी गहरी होती है कि इसका एक सच और झूठ बुलवाने वाली मशीन पर भी टेस्ट कराया जाता है, जिसकी रीडिंग जब बाद में निकलती है तो उसमें भी सारे सवालात के जवाब इस लड़की ने सही सही दिए हुए होते हैं। मतलब ये लड़की इतनी शातिर होती है कि झूठ भी बहुत सफाई से बोलती है। इस केस का जब रुख बदलता है तो वो इस तरह बदलता है, जब ये लड़की अपने मायके पहुंच जाती है तो क्राइम ब्रांच वाले अपने आदमियों को इस लड़की के खबर निकालने के लिए इसके पीछे भेज देते हैं। क्राइम ब्रांच के लोग इस लड़की के जो मायके वाला घर होता है उसी के बराबर वाले घर में रेंट पर एक घर ले लेते हैं। वहीं से शुरू होता है इस लड़की के बर्बादी के दिन। इस लड़की पर बुरी तरह नजर रखी जाती है तो कोई 2 या 3 दिन बाद में पता लगता है कि इस लड़की का एक लड़के के साथ में चक्कर चल रहा है। बस यहीं से पुलिस को इसकी सारी खबर निकालने का एक एक तरीका मिल जाता है कि अब इसके साथ में हमें क्या करना है। ये लड़की पार्क में जाती है और एक रुपेश नाम के लड़के से मिलती है। उस रुपेश नाम के लड़के से ये लड़की भाई और बहन की तरह नहीं बल्कि एक लव की तरह मिलती है, जैसे इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा हो। अब सोचने वाली बात यह थी कि ये जो लड़का था रुपेश, इसकी एक ट्रेवल एजेंसी थी। ये लड़का इसका पड़ोसी था। जब जो लड़का गुम था और उसकी पत्नी की एल्बम निकाली जाती है शादी की, तो वो लड़का जो होता है पड़ोसी, वो भी उनकी शादी के एल्बम में काफी खुश नजर आता है। सोचने वाली बात ये थी, जब इस लड़की को इस लड़के से पहले से ही मोहब्बत थी तो इसने इस लड़के से मोहब्बत यानी शादी क्यों की। इससे पूछा जाता है, क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी गैर मौजूदगी में हुई, तुम्हारा रिश्ता गैर मौजूदगी में हुआ, या तुम्हारी पसंद नहीं था इस लड़के से? ये कहती है, नहीं मुझे पसंद थी,
मेरा ये था, मेरा वो था। ये खूब बहाने बनाती है, खूब एक्टिंग करती है, बिल्कुल फिल्मों की तरह। इस लड़के को भी उठा लिया जाता है, इसके भी काफी ज्यादा टेस्ट होते हैं, लेकिन ये लड़का भी अपनी सारी बातों में खरा उतरता है। अब अचानक इस केस को गुजरे हुए 3 साल हो चुके होते हैं। लड़का जो ट्रेवल एजेंसी वाला होता है वो भी अपने काम पर रहता है और ये लड़की भी अपने घर रहती है। अचानक इस केस को एक नया मोड़ मिलता है। पुलिस के पास में खबर आती है कि भाई वो जो लड़की थी वो किसी के साथ में भाग गई है। अब यहाँ से पुलिस को एक नई तरीके का रुख मिलता है। फिर अचानक खबर आती है कि वो जो रुपेश था ट्रेवल एजेंसी वाला लड़का, उसका पड़ोसी, वो भी कहीं भाग गया है। पुलिस को इनका जो शक होता है वो सच में बदल जाता है। पुलिस समझती है कि अब तो ये दोनों पकड़े जाएंगे और इन दोनों का ही उसके मर्डर में हाथ था। आखिर 5 से 6 साल गुजर जाती हैं इनको ये सब बीतते हुए। इतने में ही एक दिन ये जो लड़का होता है ये वापसी आ जाता है अपने घर। घर आने के बाद लड़की के घर वाले हंगामा करते हैं कि मेरी लड़की कहाँ है, तुम उसे लेकर गए हो, तुम ही बताओगे कि वो कहाँ है। लड़का कहता है मैं तो अपने किसी काम से बिहार गया था, वहां पर अपनी एक नई ट्रेवल एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारा फोन क्यों बन जा रहा था, तुम अपना फोन कैसे बंद कर सकते हो, वो भी 5 दिन के लिए। लड़का कहता है मेरा फोन पानी में गिरकर खराब हो गया था, मुझ पर नए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं अभी भी बिना फोन के हूं यहाँ पर। खुशफहमी होती है वो कुछ ही देर की होती है, वो भी खत्म हो चुकी होती है। अब खोज होती है इस लड़की की, आखिर ये लड़की कहाँ गई। लड़की 6 महीने बाद घर वापसी आती है एक अपने नए आशिक के साथ। घर आकर कहती है, जब ये लड़की घर आती है तो ये अपने माँ बाप से कहती है कि आखिर मैं कब तक, 5 साल मुझे गुजर चुके हैं उस लड़के के ही इंतजार में, आखिर वो नहीं आया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों अपनी जवानी और अपनी उम्र बर्बाद करूं। इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा और मैंने इससे शादी कर ली। एक नया लड़का उसके साथ होता है और वो ये बताकर वहां से जा ही रही होती है, इतनी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस उससे कहती है तुमने आखिर बिना बताए हमसे दूर जाने की हिम्मत कैसे करी, जब तुम्हें पता है तुम्हारे घर का एक केस चल रहा है, आप ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती हैं। वो लड़की कोर्ट से शादी की होती है उसने उससे, उस लड़के से। अब वो कहती है मेरा इस घर से और ना मेरा इस केस से कोई मतलब है, मेरी जिंदगी आज से नई शुरू हुई है, ये पढ़िए आप और मुझे जाने दीजिए। वो ना ही पुलिस के किसी सवाल का जवाब देती है और ना ही अपनी फैमिली की तरफ देखती है, वो वहां से चली जाती है। अब पुलिस बिल्कुल लाचार और बेबस हो चुकी है। वो सोच रही है आखिर क्या हो गया इस केस को, ये केस कैसे सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर एक दिन इस केस में एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। वो ये होती है इन दोनों का एक एक्स्ट्रा लेवल का टेस्ट कराया जाता है, दोनों को आमने सामने बैठाल कर। ये टेस्ट पहले के टेस्ट से ज्यादा मुखालिफ होता है और इन दोनों की जब टेस्ट कराया जाता है तो ये दोनों थोड़े से परेशान होते हैं। इन दोनों को कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसमें एक गड्ढा होता है खोदा हुआ और एक ट्रेन की पटरी होती है और एक बिल्डिंग होती है और एक छुरी होती है। लड़की घबरा जाती है, वो सोचती है ना गड्ढे का कैसे मालूम। वो बाहर निकलते ही लड़के से कहती है, जो उसका रुपेश नाम का आशिक होता है, आखिर इन्हें पता कैसे चल गया, तुमने क्या वो सही से नहीं करा, मुझे डर लगा रहा है मुझे ये। लड़की घबरा जाती है एकदम से, लड़के को टेंशन होती है, वो कहता है नहीं तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं लगा है। अब इस बात को सोचते हुए लड़का भी घबरा जाता है और वो ठान लेता है उस जगह पर जाने की जहां उसने उस लड़के को दफनाया होता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं मनहूस लोगों ने उस बेचारे लड़के को मारा होता है, जो कि एक बहुत ही सीधा इंसान होता है, बहुत अच्छे व्यवहार का लड़का होता है। जब पुलिस परेशान हो चुकी होती है कि आखिर कैसे इस केस को सॉल्व करें, अब पुलिस है, उन्हें तो पता है कब क्या करना है, उन्हें पता है कब कोई ना कोई सुराग मिलना है। वो अपनी टीम को इनके पीछे लगा देते हैं, बिल्कुल कदम बाई कदम इनके साथ ही वो टीम रहती है। लेकिन इन्हें जरा सी भनक नहीं होती। ये पहुंचते हैं रात को 12 बजे एक सुनसान जंगल में। जंगल में जाने के बाद लड़का कहता है, जिसने उस लड़के का मर्डर किया होता है, इस जगह को खोदो और यहाँ पर अगर उस चीज अवशेष जरा से भी मिलते हैं तो उसकी हड्डियों का चूरा करके अपने साथ ले चलो, उन्हें दरिया में बहा दो।
यहाँ पर किसी भी तरह का निशान नहीं बचना चाहिए। अब इन बेवकूफ़ों से ये पूछो कि आखिर इतने सुनसान जंगल में पुलिस को कैसे पता लगता कि यहाँ पर 6 साल पहले किसी को तुमने दफनाया था। ये वहां पहुंचते ही हैं, गड्ढा खोदते ही हैं, कंकाल को जैसे ही निकालने वाले होते हैं, इतने ही पीछे से पुलिस की गाड़ियां आकर इन्हें पकड़ लेती हैं। पकड़ते ही उस चीज को देखा जाता है। देखने के बाद पुलिस भी हैरत अंगेज हो जाती है कि आखिर 7 साल गुजर चुके हैं, आज हमें इस केस का पर्दाफाश करना है। और ये जो लड़के होते हैं, जिस लड़की ने मिलकर इस लड़के को मारा होता है, ये इतने शातिर दिमाग के होते हैं कि इन लोगों ने 7 साल तक पुलिस को घुमाया होता है। आखिर कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या उस लड़के की कोई जिंदगी नहीं थी, उसका जीने का हक नहीं था और वो इस लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है? जब तुम्हारी आपस में शादी हो चुकी है तो तुमको उसको निभाना चाहिए था। अगर शादी नहीं हुई होती तो आपका फर्ज बनता है कि आप पहले अपने माँ बाप से इस चीज को लेकर डिस्कस करें। लेकिन इस तरीके से इन लोगों ने एक मासूम लड़के का कत्ल किया जिसकी शादी को 1.5 महीना ही हुआ होता है। ये केस जब शुरुआत में मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मुझे बहुत हैरत अंगेज, एकदम हर स्क्रिप्ट इसकी ऐसी थी कि एक एक चीज पर दिल दहल रहा था कि मतलब ऐसा भी कैसे हो सकता है यार। इतनी इतनी शांत मिजाज की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लड़के को मरवा सकती है। फिर ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और इस तरह इस केस का पर्दाफाश होता है। तो मुजरिम कितना ही भी बच ले, लेकिन कानून के हाथ हकीकत में बहुत लंबे होते हैं। ये बात हकीकत है और इसको हम सबको मानना चाहिए। लेकिन इस केस में पुलिस की मेहनत और लगन को सलाम है, जिन्होंने कातिलों को पकड़कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का केस अच्छा लगा होगा और आपने आज के केस से भी कुछ सीख हासिल की होगी। तो हमारा मकसद बताना नहीं, बचाना है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं मोहम्मद शाद और आप देख रहे थे शाद टॉक्स। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।